हालचाल नहीं पता है कैसे मतलब फॉरवर्ड क्या है डिवाइस क्या कुछ अभी तो जो पढ़ा है कुछ डाउट है घर में आपने पढ़ा होगा डिवाइस क्या होगा कुछ डाउट है अभी तक जो पढ़ा है इस तरह की डाउट बताइए 1858 का एक्ट पढ़ रहे थे है ना उसमें सारा पार्ट नहीं हुआ था शायद सेक्रेटरी तक की बात हुई थी और लास्ट बात मैं ये बता रहा था आपको कि हम कैसे जो पश्चिमी देश हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ सेक्रेटरी का मतलब इंडियन सेक्रेटरीज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या जो एशियाई देश है उनसे कैसे सेक्रेटरी का मतलब अलग होता है इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी और उस समय बताया था मैंने कि जो पद हमारे यहाँ मिनिस्टर्स को अलॉट होता है कुछ वैसे जो पद हमारे यहाँ मिनिस्टर्स का होता है जैसे एक डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो मिनिस्टर होता है उस डिपार्टमेंट का तो वेस्टर्न नोशन में पाश्चात्य जो भी डेमोक्रेसीज हैं जो भी लोकतांत्रिक प्रणाली है वहाँ पर सेक्रेटरी का लगभग वही पद होता है क्या मेरी बात सुने उसके बाद हमने देखा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया है भारतीय मामलों का मंत्री बनाया गया है अपॉइंट किया गया 1858 एक्ट के तहत और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे लॉर्ड स्टैनली भारत के राज्य सचिव कौन थे पहले लॉर्ड स्टैनली ठीक है लॉर्ड स्टैनली के सचिव बनने का क्या मतलब हुआ कि अब भारत से संबंधी मामले ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो भी ब्रिटिश संसद है उसमें वो ही डिस्कस करें क्या मेरी बात सुने और अगर किसी को भारत से संबंधित मामलों में कुछ उत्तर जानना होगा तो वो लोग लॉर्ड स्टैनली से ही कंसल्ट करेंगे क्या मेरी बात सुनने आ गई तो अब एक पद बना दिया गया कि कौन सा पद जो है वो भारत से संबंधित मामलों के लिए ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी है ना कौन रिस्पॉन्सिबल है कौन अकाउंटेबल है कौन बताएगा कि भारत में क्या हुआ अब अकेले यह पद तो काम नहीं कर सकते बात तो समझ में आती है कि एक पद इतना बड़ा ये काम नहीं कर सकता तो ऐसे में क्या किया गया कि इस पद के साथ 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई जिसे बोलते हैं इंडियन काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय परिषद क्या मेरी बात क्लियर है सबसे अंतिम स्टेटमेंट आप लोगों ने क्या लिखा था मुझे बताएंगे कि भारत का पहला क्लास में सबसे अंतिम स्टेटमेंट क्या लिखा भारत का नोट्स बनाना स्टार्ट किया भारत का पहला सचिव लॉर्ड स्टैनली ये लास्ट था लॉर्ड स्टैनली बस इतना ही लिखा है ना इसके आगे लिखिएगा देखिएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव भारत के राज्य सचिव के ऊपर भारत से संबंधित सारी जिम्मेदारियां दे दी गई और यह पद भारतीय मामलों का ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधि बन गया यानी कि ब्रिटिश संसद को अगर कोई जानकारी लेनी होगी है ना तो वहाँ पर जो ब्रिटिश संसद में जो प्रतिनिधि भारत की ओर से बैठा है एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन है सेक्रेटरी और अगर उन्हें कोई कानून लागू करना होगा तो उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर है ब्रिटिश भारत में
जिसका नाम क्या है, वॉइसरॉय। क्या मेरी बात सुनाई? तो अब जिम्मेदारियों को बांटने वाला काल स्टार्ट हो गया है। 1858 के बाद हम देखते हैं, 1858 की बात करते हैं कि जिम्मेदारियों को बांटा जा रहा है। ठीक है, एक यहाँ का प्रतिनिधि है जो ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी है यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, और दूसरा रॉयल प्रतिनिधि जिसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, वॉइसरॉय है ना। वो बताया था शब्द जो है वो वॉइसरॉय क्या है, वो असल में शाही जो लोग होते हैं उनके बराबर है। एक तरह से राजा हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, इसीलिए वो पद बनाया गया वॉइसरॉय, जो राजा के बिहाफ पर एक तरह से राजा का प्रतिनिधि है ब्रिटिश भारत में, है ना। उसके जो भी डिसीजन होंगे, उसके जो भी निर्णय होंगे, वो ये माना जाएगा कि एक तरह से राजा ले रहा है, ब्रिटिश राजा ले रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये समझ आ गया? क्या सेक्रेटरी और वॉइसरॉय का क्या डिफरेंस है, समझ आ गया? सेक्रेटरी क्या है? सेक्रेटरी यानी सचिव, जो भारतीय मामलों का प्रतिनिधि है, ब्रिटेन की संसद में बैठा है, उसकी जो कुर्सी है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? जो यहाँ के मामलों को डिस्कस करेगा, और ऑफकोर्स क्योंकि अकेले एक आदमी सारे मामले डिस्कस नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या किया जाएगा, उसके साथ एक स्टाफ दिया जाएगा, एक परिषद बनाई जाएगी, है ना। तो लिखिएगा, देखिए भारत के सचिव के साथ एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई। जिसका अध्यक्ष सचिव को बनाएंगे। सचिव को बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इंडिया काउंसिल की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ इंडिया से बोलते हैं, भारतीय परिषद को इंडिया काउंसिल के नाम से जानते हैं। मेरी जगह साइड में इंडिया काउंसिल, क्योंकि कई जगह पर इंडिया काउंसिल डायरेक्ट लिखा रहता है, ठीक है। तो जो इंडिया काउंसिल है, इसी के पास किस तरह की शक्तियाँ हैं, एडवाइजरी नेचर की। एडवाइजरी नेचर क्या होता है कि केवल एडवाइस कर सकती है, बता सकती है ना, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके द्वारा जो सुझाव दिए जाए, जो इसकी सलाह दी जाए, वो ब्रिटिश संसद माने ही माने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो एक तरह से सलाह देने का काम है इस इंडिया काउंसिल का। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं है। लिख दीजिएगा इस बात, है ना, लिखिएगा। इस परिषद के पास केवल सलाह संबंधी शक्तियाँ, दी गई। इधर से मैं आगे, अभी तक सारे पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई समस्या किसी को। इसके अलावा एक और बात लिखनी है कि प्रांतीय जो सरकार है, देखिए ये जो हर बार जो एक एक्ट आ रहा है ना, मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश प्रशासन या ब्रिटिश संसद भारत में शासन कैसे करना है, इसे लेकर बहुत श्योर नहीं थे, ठीक है। इसे लेकर बड़े कन्फ्यूजन था, क्योंकि हमेशा कुछ उथल-पुथल का माहौल आ जा रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियाँ हो जा रही थी, तो बड़े श्योर नहीं थे कि कैसे करें। हर एक एक्ट में देखा गया है, कभी वो केंद्रीकृत करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी शक्तियों का विकेंद्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब 1857 की क्रांति हुई है ना, 1857 की क्रांति हुई, सैन्य विद्रोह हुआ, तब इन्हें समझ में आया अगर हम केंद्रीकृत कर देते हैं तो चीज़ें हो सकता है ज़्यादा नियंत्रण में रहें। जब किसी एक ही के पास शक्ति होती है तो ऐसे में चीज़ों पर नियंत्रण करना आसान होता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं?
जब किसी गवर्नमेंट में 10 हेड नहीं है, 5 हेड नहीं है, केवल एक ही सुप्रीम पावर है, सुप्रीम बॉडी है, तो ऐसे में नियंत्रण स्थापित करना आसान होता है। इसलिए हम देखते हैं 1858 का जो एक्ट आया है, इसकी टेंडेंसी है थोड़ी सी केंद्रीकृत करनी, ठीक है, गवर्नर जनरल की पावर को बढ़ाने की। लेकिन इसके जस्ट बाद जो एक्ट आएगा 1861 में, उसमें फिर विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये लोग बहुत श्योर नहीं है कि शक्तियों का केंद्रीकरण करना सही है या विकेंद्रीकरण करना सही है, इसलिए बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं। 1853 में मैंने आपको बताया था कि केंद्रीकरण की ओर अंतिम स्टेप है ना। उसके बाद 1858 में हालांकि गवर्नर के पद को बनाया जा रहा है, 1858 में गवर्नर जनरल के पद को नहीं बनाया जा रहा है, असल में वाइसराय के पद में अतिरिक्त शक्तियां निहित की जा रही हैं, लेकिन उसकी कुछ शक्तियां सीमित भी की जा रही हैं। कैसे सीमित की जा रही हैं? वाइसराय के पास भी कुछ शक्तियां नहीं है ना। एक अन्य पद बना दिया गया, सॉरी एक अन्य पद बना दिया गया सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पास भी कुछ शक्तियां दे दी कि भारतीय मामलों को अब सेक्रेटरी जो है वो ब्रिटिश संसद में उसका प्रतिनिधित्व करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। एक बार केंद्रीकरण हो रहा है, फिर विकेंद्रीकरण हो रहा है, मतलब बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि केंद्रीकरण करना सही है, विकेंद्रीकरण करना सही है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वॉइस आ रही है आप लोगों को? जरा बैठा हो, देखिए एक चीज लिखिए, देखिए हाँ ठीक है, केंद्रीकरण की हम कुछ बात कर रहे थे, उसमें ये भी समझते हैं कि देखिए प्रांत की जो सरकारें हैं, अभी 1858 के एक्ट के बाद उनकी शक्तियों को थोड़ा सीमित कर दिया जाएगा और क्या कोशिश की जाएगी कि उनकी जो भी शक्तियां हैं उससे संबंधित या प्रावधानों या कानूनों से संबंधित सारे निर्णय कौन ले? जो गवर्नर है, जो उस प्रांत का गवर्नर है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यानी जो काउंसिल्स हैं, जो प्रांतीय परिषदें बनी हुई हैं, जो क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई हैं, उनका रोल एज ए विधायिका कम कर दिया जाएगा। तो मेरी बात क्लियर है? प्रावधानों को लिखने में, कानूनों को लिखने में उनका जो रोल है पहले से कम कर दिया जाएगा और नियंत्रण जो है वो गवर्नर के हाथ में ज़्यादा दे दिया जाएगा। मेरी बात समझ में? देखिए इस बात को लिखिए, प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारों का, प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारों का पूर्ण नियंत्रण गवर्नर के हाथों दे दिया, गवर्नर के हाथों दे दिया, के हाथ में दे दिया। तो यहाँ पर कुछ समस्या है, समझ आ रही है? गवर्नर कौन थे? गवर्नर, यहाँ गवर्नर का मतलब क्या है? यहाँ गवर्नर का मतलब प्रेसिडेंसी का गवर्नर, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद तो खत्म कर दिया गया था ना 1858 के एक्ट के बाद। तो यहाँ गवर्नर का मतलब है गवर्नर प्रेसिडेंसी से गवर्नर होते रहेंगे, जैसे हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं ना, कुछ वैसे ही पद होता गवर्नर। लेकिन यहाँ पर जो राज्यपाल है उसकी शक्तियाँ बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड, नॉमिनल है। लेकिन 1858 एक्ट में जो गवर्नर है उनकी शक्तियाँ असीमित हैं, इतनी ज़्यादा है कि जो विधायी परिषद बनी हुई है प्रांतों में, उनसे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं। प्रावधानों को, कानूनों को लिखने में गवर्नर का रोल ही मुख्य रूप से देखा जाएगा। गवर्नर जो चाहेगा वही चीज़ें लागू करेगा, वही कानून लाएगा। क्या अगली बात समझ आ गई? गवर्नर की वाइसराय है, गवर्नर की बात कर रहा हूँ, प्रांतीय गवर्नर की बात कर रहा हूँ, इसलिए तो जोर देके बोल रहा हूँ। प्रांत में गवर्नर होते थे, ठीक है। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था वो खत्म कर दिया गया था। खत्म क्या किया गया? उसे रिनेम कर दिया गया, उसका दोबारा से नामांतरण कर दिया गया। क्या बोल दिया गया? वाइसराय। अगर आप पूरा डेटा पढ़ेंगे तो किताबों में भी थोड़ा सा गलत लिखा होगा, क्योंकि असल में उस पद का नाम कर दिया गया था वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात समझ में? 1858 में हमें पढ़ते हैं ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद खत्म कर दिया गया था। असल में पद नहीं खत्म किया गया था। अगर आप एक्ट पूरा पढ़ेंगे तो जो नया नाम है वो क्या है? वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हम उसे बोलते हैं कि वाइसरॉय बना दिया गया था, क्योंकि वाइसरॉय का पद ऊपर होता है। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लेकिन जो प्रांतीय गवर्नर है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी कोई गवर्नर है,
बंगाल प्रेसिडेंसी का कोई गवर्नर है, ठीक है, उसी तरह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर है, उनके पास उस समय नहीं शक्तियाँ थी। अब क्या मेरी बात समझ में आ गई? याद करो, बताया था एक गवर्नर जनरल होता है जिसकी जिसके जिसकी असीमित शक्तियाँ, सारे प्रांतों के ऊपर शक्तियाँ उसकी, तीनों प्रांतों को, चारों प्रांतों को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में रख सकता है, ठीक है। जब गवर्नर जनरल बना था तो इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नर प्रेसिडेंसी इसके बनने खत्म हो जाए, गवर्नर भी के साथ जो अपने अपने प्रांत में छोटे मोटे विधान, प्रावधान, कानून लागू कर रहे थे, बना रहे थे अपने प्रांत के अनुसार। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें कोई समस्या नहीं है? एक बार पढ़ लीजिए, जैसे बताइए, मुझे कुछ पूछना है तो बताइए। कोई कंफ्यूजन इस तरह का जैसे अभी हुआ वैसे, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं पढ़ रहा, कंफ्यूजन होना चाहिए, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला? मैंने बोला कि क्या लिखा हुआ है कि वायसराय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को मतलब नाम चेंज कर दिया गया, रिनेम कर दिया गया एक तरह से, और अब वायसराय नाम से बोलते हैं, लेकिन असल में उसका नाम क्या बताया मैंने? वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मेरी बात सुनिए, जितने भी एक्ट हैं उसमें अब जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जा रहा था उन्हें क्या बोला जाएगा? वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका पूरा नाम ये था। क्या मेरी बात सुनिए? जब एक ही पद पर दो शक्तियां दे दी जाती हैं तो जो बड़ी शक्ति जिसके अनुसार वो काम कर रहा होता है उसे प्रायोरिटी, उसी का नाम बोला जाता है। क्या मेरी बात सुनिए? क्या हुआ? गवर्नर जनरल की पहले असीमित भारतीय मामलों में थी, है ना, अब सीमाएं ऐसी नहीं लगाई, काउंसिल बना दी गई, समझ में आ रहा है? और वो जो CLC और हमने पढ़ा था केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, उसका रोल खत्म कर दिया जाएगा। आने वाले समय में क्या होगा? उसका रोल थोड़ा खत्म कर देगा, लिमिटेड हो जाएगा। अब जो परिषदें बनेंगी वो गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड बनेंगी। जो क्षेत्रीय गवर्नर है, प्रांतीय गवर्नर है, वो अपने प्रांतों से नॉमिनेशन करेंगे, नामांकित करेंगे कि कौन प्रतिनिधि जाएगा वहाँ, ठीक है। तो एक तरह से वो जो छोटी सी परिषद है वो कहीं ना कहीं सभाओं की स्टार्ट करे से आपके यहाँ राज्यसभा है ना, तो कुछ वैसी सभाओं के स्टार्ट के रूप में था। आगे चल के देखेंगे कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही, है ना, लगातार कांग्रेस की मांग रही कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए और भारतीय नामांकन ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय उन परिषदों में हाँ सम्मिलित। क्या मेरी बात सुन रहे? तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा ना? फाइनल स्टेप तो उसी को बोला जाता है। यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन हुआ नहीं है, लेकिन किस सेंस में हुआ है? प्रांत के सेंस में हुआ है। अगर प्रांतों की बात करें तो प्रांतों के गवर्नर के पास 1857 का विद्रोह देखते हुए शक्तियाँ बढ़ा। क्या मेरी बात सुन रही? तो जो प्रांतों के गवर्नर हैं उनकी शक्तियाँ बढ़ी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? जो प्रांतों के गवर्नर हैं, जो प्रेसिडेंसीज के गवर्नर हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ा दी गई। कैसे बढ़ाई गई? कि जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके पास कानून बनाने का जो अधिकार था वो अधिकार छीन कर भी अब कुछ समय के लिए प्रांत गवर्नरों को दे दिया जाएगा, क्योंकि यह डर था कि दोबारा से किसी तरह का सैन्य विद्रोह ना हो जाए। तो शक्ति किसी एक के पास होनी चाहिए, पावरफुल होना चाहिए बॉडी जो अपने प्रांत को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके। क्या मेरी बात समझ आई? अभी भी कंफ्यूजन है तो बताइए पूछिए, इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रांत में गवर्नर थे, समझ में आ गया? गवर्नर अब शब्द कहाँ उपयोग नहीं होगा? ब्रिटिश इंडिया के रेस्पेक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शब्द का उपयोग, गवर्नर जनरल इंडिया जो शब्द है इसका उपयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे? वायसराय का करेंगे। मेरी बात सुनिए, प्रेसिडेंसीज के गवर्नर अभी थे और 1858 के एक्ट के तहत उनकी जो पावर्स है वो बढ़ा दी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वायसराय की पावर्स ना कम की गई ना बढ़ाई गई, बस उसकी पावर इस तरह से सीमित की गई कि अभी तक वो भारतीय मामलों को संसद में, ब्रिटिश संसद में रिप्रेजेंट करता था, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। अब उसकी जगह पर वहाँ पर कौन है? सेक्रेटरी, सचिव। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सचिव भारतीय मामलों का प्रतिनिधि बन गया ब्रिटिश संसद, ठीक है। तो देखने का मतलब जो भारतीय मामलों को देखेगा वो वायसराय देखेगा ना? हाँ, सब यहाँ से सब कुछ वायसराय देखेगा, ठीक है। वहाँ से कोई ऑर्डर आना है तो वो सेक्रेटरी से सलाह मशवरा करने के बाद आएगा। वहाँ पर जो लॉज बनने हैं
वो जो काउंसिल बनी है बताइए, इंडिया काउंसिल, अब अलग से एक समर्पित परिषद रहेगा। ब्रिटेन की संसद में एक परिषद अलग से समर्पित रहेगा जो भारतीय मामलों पर नए कानून बनाएगा, उसका नाम है इंडिया काउंसिल। क्या मेरी बात समझ? वो किसके अंडर में काम करेगा? सचिव के अंडर में काम करेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटेन की संसद ने कोई लॉ पारित कर दिया और वो यहाँ पर ऐसे ही लागू हो गया। अब वो लोग इनपुट लेंगे पहले यहाँ के गवर्नर, तो खत्म हो गया वाइसराय से, और यहाँ जो भी प्रांत है उनसे इनपुट लेंगे, पहले जानेंगे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या प्रणाली है, और उसके बाद वहाँ पर लॉस बनेंगे और वहाँ की कैबिनेट में पास होगा और उसके बाद वो लॉ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नर जनरल का पद जो है उसकी शक्तियाँ थोड़ी सी सीमित थी। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब उसे बार बार ब्रिटेन नहीं जाना है, या ब्रिटेन की संसद को अगर कुछ पूछना होगा तो अब वाइसराय से नहीं पूछेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब किससे पूछेगी? सचिव से पूछेगी, सेक्रेटरी से पूछेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। और वहाँ से जो कानून बन के यहाँ पर आएंगे उसे इम्प्लीमेंट, उसे लागू कौन कराएगा? वाइसराय कराएगा। बस इतना सवाल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ के लिए कोई क्षेत्रीय कानून बनाने हैं, कोई इमरजेंसी हो गई कुछ बनाना है ना, आगे चलकर पढ़ेंगे, अभी अध्यादेश लाने हैं, तो वो काम यहाँ पर वाइसराय कर सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। ठीक है, हिस्टोरिकल पार्ट में यही पार्ट कंफ्यूजिंग है, बाकी सब आसान है। हिस्टोरिकल बताइए। किसकी बात कर रहे हैं? क्या चीज? इंडिया काउंसिल में 15 सदस्य कोई कानून बनेगा तो बहस भी होगी। तो इसमें अगर मतलब एक तरीके से भारतीय वहाँ पर भारतीय सदस्य नहीं है, अभी शुरुआत है वो बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जिम्मेदारियों को एक तरह से बांट दिया। उन्हें लगा शायद वाइसराय के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां हैं कि वो निर्वहन नहीं कर पा रहा है, और अभी तक यह सब काम कौन देख रहा था? आप लोग भूल क्यों जा रहे थे? ये सब काम में कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, जिसके पास 2 बॉडी, COD नहीं था उसके पास, बताया था निदेशक मंडल था, BOC बताया था कि नहीं बताया था? तो अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कुछ ले लिया वापस, तो COD वाला काम कौन करेगा? COD वाला काम, निदेशक मंडल वाला काम, COD कौन थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? जो कि लंदन में बैठते थे। वो काम कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर। क्या मेरी बात समझ? COD वाला काम कौन करेगा? COD जो लंदन में कंपनी के मालिक लोग बैठते थे और यहाँ के लिए पॉलिसीज बनाते, कैसे कैसे पॉलिसीज बनाई जाए, अब वो वाला काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा, और ये वाली काउंसिल करेगी, इंडिया काउंसिल करेगी। ठीक है, और BOC को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। BOC की जगह सब कुछ कौन देख रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे अब किस नाम से जाना जाएगा? वाइसराय के नाम से जाना जाएगा। क्या मेरी बात समझ? पहले भी तो कंपनी में इस तरह का था ना, COD और BOC देख रहे थे। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल के बारे में बताया था कि लंदन में बैठते थे और यहाँ के बारे में, मतलब यहाँ की पॉलिसीज कैसे बनेंगी बताते थे। तो अब वो COD वाला काम कौन देखेगा? सेक्रेटरी का। क्या मेरी बात क्लियर है? उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश संसद ने एक तरह से अथॉरिटी दे दी कि अब इंडिया से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी कानून है, जो भी प्रावधान है, वो आप लोग विचार विमर्श करके बनाएंगे, ताकि ऐसा ना हो जाए जैसे अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी कि विलय की नीति वाले में हो गया था। बताया ना, विलय की नीति की वजह से बहुत सारे छोटे राजा नवाब क्षुब्ध हो गए, गुस्से में, और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं सैन्य विद्रोह का थोड़ा बहुत कारण बना, हेल्प करने लगे सेना। ठीक है, तो दोबारा वैसा कुछ ना हो, इसीलिए एक अलग से काउंसिल बनाई जा रही है, भारतीय परिषद बनाई जा रही है, जिसका मुख्य काम ही रहेगा कि भारतीय मामलों को, भारतीय जो भी राजनीति है और जो भारतीय समस्याएं हैं, उन सबसे वाकिफ रहे और उन सब के अनुसार ही प्रावधान बने और यहाँ लागू। क्या मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब पावर को 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एक सेक्रेटरी है वहाँ पर और एक यहाँ पर वाइसराय है। सेक्रेटरी कौन है? भारत का एक तरह से प्रतिनिधि है ना, भले ही भारत का नहीं है, वो बात सही है, लेकिन कहने के लिए भारतीय मामलों का प्रतिनिधि है ब्रिटिश संसद।
ठीक है, और वाइसरॉय कौन है? जो ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि है इंडिया में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भारत में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रश्न में आगे ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और कोई डाउट है? चलिए अब हम पढ़ेंगे काउंसिल एक्ट की। अच्छा एक काम पहले कर लें, काउंसिल एक्ट को पढ़ने से पहले थोड़े क्वेश्चंस आप देख लीजिए, जल्दी बताएंगे। ठीक है, ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्योंकि वो संडे था, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, फिर अच्छे से रिवाइज किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पूरी मेहनत से पढ़ रहे हैं, है ना? सारी चीज़ें रिवाइज की होगी, इसीलिए मैं आपके लिए पेपर थोड़ा सा बना लाया। जितना पार्ट अभी तक कवर हुआ जल्दी से एक बार रिवाइज करिए। रिवाइज करिए इन द सेंस कि सर 0 के भी है, कुछ है ही नहीं इसमें। या तो ये पेपर 1 होगा, इसमें कुछ नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात। आप लोग आज जाकर रिवाइज करेंगे, कल आपका छोटा सा ओरल टेस्ट होगा, ठीक है? शायद ये बच गया था, सर ठीक है? इसकी टेस्ट ओरल वाली ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं काउंसिल एक्ट, टेक्निकल ईयर काउंसिल एक्ट। कल आप लोग का एक छोटा सा टेस्ट होगा क्लास में, ठीक है? क्लास टेस्ट ही होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको आंसर देना पड़ेगा। आप उसे रिवाइज करके आइएगा जितना भी अभी तक पढ़ा है आपने। सर ओवरऑल होगा ना? ओरल एक तरह से दिखाएंगे आपको, अगर आप बता दीजिएगा तो अच्छी बात है। अभी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन बस एक चेक करने के लिए कितना पढ़ रहा हो, ठीक है? सर इंग्लिश में भी पूछेगा थोड़ा सा। कोशिश तो कर रहा हूँ। आज का जो मैं पेपर बना के लाया था वो तो हिंदी में, मैं उसमें इंग्लिश का ऐड कर दूँगा। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम काउंसिल एक्ट क्यों लाए गए थे सबसे पहले समझते हैं। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद कहीं ना कहीं एक मंशा आ गई कि शायद भारतीयों को प्रशासन में जितनी हेल्प नहीं दी जा रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं क्षुब्धता है, एक नाराजगी, ठीक है? तो धीरे धीरे कैसे उस प्रशासनिक ढांचे में भारतीयों को इंक्लूड करें, कैसे कैसे जो सक्षम और समर्थ पढ़े लिखे भारतीय हैं या जो अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन भारतीयों को धीरे धीरे कैसे प्रशासनिक ढांचे में लाएं, इसके लिए काउंसिल एक्ट बनाए जाएंगे। क्योंकि लगा कि अगर भारतीयों को प्रशासनिक ढांचे में नहीं लाया जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, बार बार ये जो नाराज़गी है वो सामने आएगी, है ना? किसी न किसी रिवॉल्यूशन के रूप में, किसी न किसी विरोध या विद्रोह के रूप में सामने आएगी। तो इसीलिए काउंसिल एक्ट बनाए जाने लगे। लिखिएगा, एक लाइन लिखिएगा इसमें, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम के 3 एक्ट के 3 अधिनियम या एक्ट 1857 के बाद 1857 के बाद लागू किए गए। कब कब लागू किए, ब्रैकेट लिखिएगा, 1861, 1892 और 1909। 1861, 1892 और 1909।
देखिएगा इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता बढ़ाने का था। ठीक है, बढ़ाने का। अब पहला एक्ट इसमें कौन सा आया? 1861। ठीक है, जैसे बोलते हैं अच्छा अब चार्टर एक्ट की जो 20-20 साल की श्रृंखला थी वो खत्म हो गई। 10 साल क्यों खत्म की गई? तो बताया तो 20 साल का टाइम खत्म कर दिया गया क्योंकि कंपनी से सारे क्योंकि वो चार्टर एक्ट आ क्यों रहा था? मुख्य कारण क्या था? कंपनी को नियंत्रण करने का, है ना। और अब तो सारा शासन प्रत्यक्ष रूप से किसके हाथ में? क्राउन के पास है, ब्रिटिश संसद के पास है। इसीलिए 20-20 साल में चार्टर जारी करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले वो चार्टर एक्ट आपने देखा था 1793 से स्टार्ट हुआ, 1793 1813, उसके बाद 1833, फिर 1853 तक कंटिन्यू रहा। उसका एक मुख्य कारण था कि हर 20 साल में कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कमियां की हैं या जो परेशानियां हुई हैं उसका जांच की जाए, उसका ब्यौरा लिया जाए और उसके आधार पर कैसे रूल करना है, रूल एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है ना, उसे और जिम्मेदारियां देनी है कि नहीं देनी, उसकी मोनोपोली, उसकी एक सत्तात्मक जो व्यवस्था है व्यापार में, उसे बढ़ाना है या खत्म करना है, इन सब के अनुसार एक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट इसलिए बनाया जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि कंपनी को पूरी तरह से भारतीय मामलों से हटा दिया, ना ही वो एक कॉमर्शियल बॉडी थी, ना ही अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अगर उसे कॉमर्शियल वर्क भी करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कर सकती है, लेकिन उसके पास कोई एक्सक्लूसिव राइट यानी कि एकाधिकार नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ? कॉमर्शियल बॉडी के रूप में कंपनी का एकाधिकार ब्रिटिश संसद ने खत्म कर दिया और प्रशासनिक इकाई भी अब नहीं रहेगी। तो ऐसे में भारत में जो भी गवर्नेंस हो रही है, जो भी भारत में व्यवस्था चलेगी, वो डायरेक्टली कौन चला रहा था, संभाल रहा था एक तरह से ब्रिटिश संसद, जिसके लिए अब 20-20 साल के चार्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब उन्हें लगेगा, जब उन्हें नेसेसरी लगेगा, तब वो एक नया कानून भेज दे, बना दे। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो उसी श्रृंखला में पहला नियम कौन सा है? 1861 का अधिनियम, इंडिया काउंसिल एक्ट। ठीक है, नोट करिएगा। 1861 का भारतीय परिषद क्या देती है? हाँ हाँ हाँ। अब कंपनी असल में ना पाउंड्स किस लिए दे रही थी? कोई कंपनी एज ए टैक्स देती है या परमिशन खरीदने के लिए देती है, अलाउंस खरीदने के लिए पाउंड्स में पेमेंट देती थी। तो अब वो इसलिए खत्म कर दिया गया क्योंकि कंपनी की जो भी लापरवाहियां थी, जो भी भ्रष्टाचार, मेनली बात मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार में बहुत कंपनी के अधिकारी होते हैं और कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनके, एक प्रशासनिक इकाई बनके अपने ही कर्मचारियों से एक तरह से हार गई। कंपनी लॉस में जा रही थी, आपको विश्वास नहीं होगा, इतना लूटपाट के सामान ले जा रहे थे और किताबों में, इतिहास में बात लिखी हुई है कि कंपनी लॉस में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतनी लूटपाट यहाँ पर की और ये किताबों में बात लिखी हुई है कि 1800 के बाद 1800 से 1857 तक कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो। अब ये विश्वास करने वाली कैसी बात हो सकती है? वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो कंपनी को मुनाफा नहीं पहुंचा रहे, वो निजी मुनाफा कमा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? तो एक निजी मुनाफे की वजह से कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था। कब तक वो परमिट खरीद पाएगी? कब तक वो टैक्सेस जमा कर पाएगी? टैक्सेस जो जमा करने हैं वो ऑफिशियल्स को नहीं जमा करने हैं, कंपनी को जमा करने हैं। लेकिन यहाँ पर असल में मुनाफा कौन कमा रहा था? निजी ऑफिशियल। बहुत कंपनी को फायदा नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था। आप कंपनी के अगर वो डॉक्यूमेंट, शशि थरूर की एक किताब है द एरा ऑफ डार्कनेस, क्या आपने नाम सुना? शशि थरूर की एक फेमस किताब है, उसका ट्रांसलेशन अनुवादित वर्जन भी उपलब्ध हो गया होगा मेरे ख्याल से, द एरा ऑफ डार्कनेस।
उसमें आप पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो वो रेवेन्यू जो भी बजट बनाती है उसमें खुद को कंपनी लॉस में दिखा रही थी लगातार, है ना। यहाँ से इतनी लूटपाट हो रही है लेकिन फिर भी कंपनी खुद को लॉस में क्यों दिखा रही है? क्योंकि असल में जो पैसा जा रहा है वो निजी हाथों में, जो कंपनी के, समझ लो ना, कंपनी के जो सेवक है, जो ऑफिशियल्स है, वो कंपनी को फायदा नहीं होने देते, खुद का फायदा, निजी मुनाफा कमा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस वजह से कंपनी को भी कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा कंपनी बहुत फायदा नहीं हो रहा है, कंपनी के ऑफिशियल को बहुत फायदा। कंपनी के ऑफिशियल को मैंने बताया था, जो शुरुआती ऑफिशियल यहाँ से वापस उठ गए 10 साल की नौकरियों में क्या बन गए वो नवाब, उन्हीं के लिए अलग टर्म बना दिया गया, नबो। कितनी बड़ी बात है कि आप अपनी भाषा में एक नया शब्द केवल इसलिए इंगित कर लें क्योंकि एक नए तरह के लोगों का जन्म हो गया। मेरी बात समझ में कितनी बड़ी बात है। मैंने 10-15 सालों में, है ना, एक नई तरह के क्लास का जन्म हो गया लंदन में, जिन्हें कहा जाने लगा नबो, जो कि यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार के लिए थे, कंपनी के मामलों का भारत में प्रतिनिधित्व करते थे। क्या मेरी बात समझ? जिनमें से कुछ नाम आप शायद जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव, नाम सुना रॉबर्ट क्लाइव का? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, हालांकि वो इतिहास का पार्ट है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे, अभी इस पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, हमारा ये पार्ट छोटे लगता है आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, लेकिन इस पॉइंट पर रहो थोड़ा सा। चलिए लिखते हैं, इंडिया काउंसिल एक्ट की बात करेंगे 1861, लिखिएगा। देखिए इस अधिनियम के तहत भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत वाइसराय को कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करना था। जिससे परिषद में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। जिससे परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सर आगे हम 1861 की बात बोल रहे हैं। उस समय वाइसरॉय कौन थे? जो भारत के प्रथम वाइसरॉय थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग का रोल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही एक ही आदमी। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल विलियम बेंटिक। तरह तरह के आंसर आते हैं। एक चीज बताइए, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन निकला है यहाँ से। ये क्वेश्चन एग्जाम भी आ सकता है। अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते,
हालांकि यूपीपीएससी में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अंतिम गवर्नर कौन थे बंगाल के, तो वहाँ पर आप विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स को बोल सकते हैं। लेकिन जब यह पद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो तुरंत उसके नीचे सबऑर्डिनेट पोजीशन पे, अधीनस्थ पोजीशन पे एक गवर्नर को भी नियुक्त कर दिया गया। क्या मेरी बात सुनाई? मैंने चीज समझाई थी कि जब गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर का पद खाली हो गया, इसका मतलब उसके अधीनस्थ पद एक आ जाएगा गवर्नर का। ठीक है, जो गवर्नर जनरल रहेगा वो तीनों प्रांतों का गवर्नर बन जाएगा, वैसे तीनों प्रांतों का मुख्य गवर्नर बन जाएगा। और प्रेसिडेंसीज में प्रांतों में अभी भी गवर्नर रहेंगे। क्या मेरी बात सुने? अगर कोई बोले अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन जिस सेंस में बोल रहा है उस सेंस में आप उसे बोल सकते हैं कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? फैक्चुअली ये बात सही नहीं है, जैसे फैक्चुअली यह भी बात सही नहीं है कि वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अलग है। आगे चलकर मैंने आपको बताया कि 1858 के एक्ट में जब आप एक्ट बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे पूरा, तो यह नहीं लिखा है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद हटा दिया गया। यह बोला है इस पद को अब रिनेम कर दिया गया, उसकी शक्तियों में थोड़ा इजाफा कैसे कर रहे हैं, उसे वायसराय के बराबर बना दिया, तो वायसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया इस पद। क्या मेरी बात सुने? कोई दिक्कत तो नहीं है? केवल एक किताब में इसका ब्यौरा इसके बारे में लिखा हुआ है, जिसके बारे में पहले आपको बताया था सुभाष कश्यप में, और किसी भी किताब में ना ही लक्ष्मीकांत में ना ही कहीं पर ये बात नहीं लिखी। क्या मेरी बात समझ आपको? या तो फिर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, वो एक्ट आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा, वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर होगी? लिखिएगा लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लिखिए तात्कालिक वायसराय, तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को, कौन कौन से भारतीय थे लिखिएगा ब्रैकेट में, बनारस के राजा, कॉमा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, को विधान परिषद में मनोनीत किया। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई समस्या नहीं है ना? मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या चल रही है, कंफ्यूज चल रही है। क्यों कंफ्यूज चल रही है? कि भारत को रूल कैसे करें, केंद्रीकृत करके या विकेंद्रीकृत करके। तो 1858 में हालांकि डायरेक्टली केंद्रीकृत नहीं है, लेकिन कुछ हद तक जो प्रांतीय गवर्नर की शक्तियां हैं उनका केंद्रीकरण किया गया। लेकिन अब 1861 में क्या किया जाएगा, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी दोबारा से जो प्रांतीय परिषदें हैं उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया जाएगा और गवर्नर की शक्तियों को केवल सीमित कर दिया जाएगा। गवर्नर की शक्तियां साइन करने वाली हो जाएगी, यानी कि विधायिका की शक्तियां दोबारा रीस्टोर कर दी जाएंगी विधान परिषदों में। कौन सी विधान परिषद? जो प्रांत की विधान परिषद होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ये समझ आ रहा है मैं कौन से गवर्नर की बात कर रहा हूँ? मैं गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो शक्ति तो खत्म ही हो गई क्योंकि वायसराय आ गया है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रांत के गवर्नर की, प्रेसिडेंसी से गवर्नर की बात कर रहे हैं। लिखेंगे इस बात को, लिखिए लिखिए इस प्रावधान के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय गवर्नर की शक्तियों को दोबारा सीमित करते हुए
विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की परिषदों, देखिएगा, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की परिषदों को दोबारा से विधायी शक्तियां प्रदान की गई। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब 1861 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे ना, हम उन सब एक्ट में यह देखेंगे कि कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की टेंडेंसी दिख रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी दिख रही है। ठीक है, हर बार डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी कभी ज़्यादा दिखेगी, कभी कम दिखेगी, लेकिन हर बार, क्योंकि भारतीय जो पढ़े लिखे भारतीय हैं वो धीरे धीरे ब्रिटिश संसद तक अपनी बात ले जा रहे हैं, अपनी मुहिम चला रहे हैं, लंदन तक जा रहे हैं और कह रहे हैं भारतीयों का प्रतिनिधित्व काउंसिल में यानी कि परिषदों में बढ़ना चाहिए। और इस वजह से हम देखते हैं कि लगातार आने वाले समय में, आने वाले एक्ट्स में भारतीय प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आपने शायद भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना पढ़ी होगी, है ना? उसमें भी हम देखते हैं उसकी प्रमुख मांगों में से एक था कि जो काउंसिल है, जो परिषद है, स्पेशली जो विधायी परिषद है, जो विधायिका बनाती है, उसमें भारतीयों की मेजॉरिटी की जाए, उसमें भारतीयों को सम्मानजनक संख्या में प्रस्तुत किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए। क्या मेरी बात समझ आई? जिससे उनकी बात भी सुनी जा सके। तो आगे की लड़ाई हम देखते हैं जितनी भी हुई है वो केवल इसी स्तर पे हुई है कि कितनी ज़्यादा विधायी शक्तियाँ भारतीयों को दी जा रही हैं, या फिर विधान जो परिषद है उसमें भारतीयों की सहभागिता किस हद तक बढ़ा दी है। सारी लड़ाई अब इसी बात पे चल रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी एक तरह से विकेंद्रीकरण की शुरुआत है। ठीक है, इस एक्ट को विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने वाला भी एक्ट होता है। अब बहुत कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। विकेंद्रीकरण होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। उस विकेंद्रीकरण का कारण मैंने आपको बता दिया कि लगातार बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे, बहुत सारे समूह रहेंगे, पार्टीज रहेंगी, बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स रहेंगे, वो लगातार ब्रिटिश संसद तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे और भारतीय सहभागिता की वकालत करेंगे कि काउंसिल में भारतीयों की उपस्थिति हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? नोट करिएगा अगला पॉइंट। देखिएगा, इस अधिनियम के तहत नई विधान परिषदें कुछ प्रांतों में बनाई गई, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि तुरंत से इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर इसका मतलब है कि यह एक्ट लागू हो गया, अब डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण चल रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ भी गवर्नर के पास शक्तियाँ थी, उन शक्तियों को अब उसे परिषद के साथ साझा करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कुछ प्रांत कौन कौन से हो गए? बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, उसे NWFP बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो NWFP हो गया, साथ ही साथ पंजाब में, तो बंगाल में, पंजाब में और NWFP ने प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत की। ठीक है, नोट करेंगे इस बात। देखिएगा उदाहरण, बंगाल 1862 उदाहरण के लिए बंगाल, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस बोलते हैं इसे।
उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है, NWFP और पंजाब। अच्छा, NWFP में कब हुआ है? 1866 में, लिखिएगा NWFP डैश 1866 और पंजाब में 1897, 1897, 1897, ठीक है। तो यहाँ पर प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत हुई, कोई समस्या नहीं है। प्रांतीय विधान परिषदों की शुरुआत होने का मतलब ही हो गया कि अब गवर्नर जो है, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं, जो प्रांतों के गवर्नर हैं, उनके पास एकाधिकार नहीं रह जाएगा, उन्हें अपनी विधायी शक्तियों को साझा करना पड़ेगा इन सारी परिषदों के साथ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अगला लिखिएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहली बार इंडिया में पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट होती है, जिसे विभागीय प्रणाली भी बोलते हैं, ठीक है। लिखिएगा, इस प्रावधान के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने, या इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में सन 1859 में इस अधिनियम या प्रावधान के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में सन 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली, लॉर्ड कैनिंग ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली, जिसे विभागीय प्रणाली भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत की। विभागीय प्रणाली भी बोला जाता है, उसकी शुरुआत की। क्या होता है विभागीय प्रणाली? तो बताए, इसमें डिपार्टमेंट एलोकेट करेगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन से क्या फायदा होता है? आप सुनते हैं कि ये फलाने मामलों का मंत्री है, फलाने मामलों का मंत्री है, ऐसे सुनते हैं आप? हम उस मामलों के मंत्री हैं। चलिए बताइए मुझे क्या फायदा होता है? आपने सुना कृषि मामलों के मंत्री हैं, है ना, रेलवे मंत्री है, नागरिक उड्डयन मंत्री है। क्या फायदा होता है इससे? हर एक विभाग पर एक सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। पहले सही तरीके से काम नहीं कर रहा है सर, उतना सही तरीके से नहीं कर रहा था। क्यों? डिपार्टमेंट एलोकेशन, ठीक है। पहली बार इंडिया में क्या किया जा रहा है? डिपार्टमेंट एलोकेशन किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग विभाग के अलग अलग मंत्री बनाए जाएंगे, ठीक है। और उससे फायदा क्या होगा भाई? वो मंत्री जो उस मामले का रहेगा, वो धीरे धीरे उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा, या अपने अंडर में एक्सपर्ट्स को रखेगा जो केवल उसी मामले की राय दे सकते। अगर सारे मंत्री मिलकर सारे मामले निपटाएंगे, है ना, सब बारे में लॉज बनाएंगे, सब बारे में कानून बनाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मेरी बात सुने? उससे बेहतर ये होता है कि एक किसी को एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी है ना, और उस पर जितने कानून हैं, जितने प्रावधान हैं, वो वही मंत्री बनाए, उसके अंडर में जितने लोग हैं वो मिलकर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है ना? ऐसे स्टाफ्स को रखे जो, या ऐसे ऑफिसर्स को रखे जो उसी मामले से संबंधित हो और वो उस पर डिसीजन। अदरवाइज क्या होगा? अदर जो अलग अलग मंत्री हैं उनके बीच में तकरार हो जाएगी, कोई कुछ चाहेगा, कोई कुछ चाहेगा, है ना। ऐसे में डिपार्टमेंट एलोकेशन की पहली बार, जैसे आप सुनते हैं ना कि भारत में भी इस तरह की व्यवस्था है, वो पहली बार लॉर्ड कैनिंग के टाइम में स्टार्ट, ठीक है। इसी सिस्टम को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, जहाँ पर एक विभाग का हेड किसी एक मंत्री को, या फिर पश्चिम में किसी एक सेक्रेटरी को बनाया था, मैंने कल सेक्रेटरी को बना दिया था। क्या मेरी बात सुनाई? उसका डिसीजन ही उस विभाग के, मतलब उस विभाग के परिप्रेक्ष्य में सारे उसकी ही बनाई हुई चीज़ चलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, नोट करेंगे। देखिए
संबंधित मंत्री को एक या उससे अधिक विभाग की, संबंधित मंत्री को एक या उससे अधिक विभाग की सौंपे जा सकते हैं और उन्हें अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भारत में भी जो इस तरह का विभागीय सिस्टम है, जो मिनिस्ट्रियल सिस्टम जिसे बोलते हैं, है ना, मिनिस्ट्रियल सिस्टम इसी को बोलते हैं, जहाँ पर कोयला मामले के मंत्री अलग है, जहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री अलग है, गृह मंत्री अलग है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो भारत में उसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगला लिखिएगा। देखिए लॉर्ड, अच्छा अब आपके दिमाग में आ सकता है सर हम तो 1861 का एक्ट पढ़ रहे, किसी ने पूछा नहीं, सब बेहोश हो गए, कहानी सुन लो। 1861 का एक्ट बोल रहे हैं, जिसमें 1859 कैसे आ गया? किससे पूछे? मुझसे पूछना चाहिए ना, आपस में नहीं बात करें, कुछ नहीं आया तो मुझसे पूछे। 1861 का एक्ट लिख रहे हैं, उसमें 1859 कैसे लिखवा दिया? क्योंकि 1859 में यह व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग ने शुरू करवा दी। 1861 में इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि हाँ ऐसा करना सही है। क्या मेरी बात सुन रही? तो वैधानिक रूप से 1861 में लागू हुई, है ना, लेकिन पहले से प्रैक्टिकली पहले से 1859 से ही फॉलो हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है? अब चलो देखिएगा इसके बाद ये समझ में आ गया। 1859 लिखा है, 1861 में इसलिए बोला जा रहा है कि लॉर्ड कैनिंग ने इसे पहले से ही लागू करवा दिया था, चला रहा था इस सिस्टम को, 1859 से ही चला रहा था। इसे वैधानिक दर्जा कब मिला है? 1861 के काउंसिल एक्ट के बाद। कोई समस्या नहीं है इसमें? ठीक है, अगला नोट करिएगा। देखिएगा इस अधिनियम के अंतर्गत वॉइस राय को आपातकाल के दौरान इमरजेंसी के दौरान आपातकाल नहीं इमरजेंसी ना, आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के साथ या उसके बिना भी, विधान परिषद की सहमति के साथ या उसके बिना भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, तो वॉइस राय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया है। अगर आपातकाल है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस आदेश के लिए विधान परिषद की सहमति ली जाए। अगर विधान परिषद सहमति नहीं दे रहा है या ऐसी कंडीशन में है कि सहमति ना दे सके, मीटिंग ना हो सके, तो ऐसे में वॉइस राय क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। बताइए मुझे अध्यादेश होते क्या? अच्छा एक चीज और लिखिएगा, इन अध्यादेशों की एज या उम्र कितनी होती थी? 6 मंथ, 6 माह। चलिए कोई बात नहीं। ऑर्डिनेंस लिखिएगा, अध्यादेश। ठीक है, इंग्लिश के भी वर्ड जाने रहिए, ऐसा नहीं एकदम बेवकूफ की तरह, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसे लेके आ रहा था ऑर्डिनेंस। ठीक है, यूपीएससी यूपीपीएससी के बंदे यही सवाल देखने को मिला था, तो आप हिंदी में पढ़ के गए तो उसमें जस्ट ऐसे ऑर्डिनेंस हिंदी में ही लिख के देती है। अब ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है? अध्यादेश। इतना पता होना चाहिए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है,
क्या लिखा आपने? ऑर्डिनेंस। इसकी एज कितनी है, इसकी लाइफ कितनी है? 6 मंथ की। अब मुझे बताएंगे ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है? तो जब विधान परिषद मतलब जब जो विधान परिषद या मतलब लोकसभा या फिर राज्यसभा मतलब अगर काल में ना मतलब उसका समय खत्म हो गया हो तो उसके बीच में का जो प्रेसिडेंट होता है जो मतलब कोई मतलब प्रेसिडेंट की मतलब आप में से कितने लोगों ने अध्यादेश का नाम सुना है? सबने सुना पक्का? पहले से सुन रखा था या मैंने भी बोला इसलिए सुना? पहले सुन रखा था। चलिए, आप लोग बार बार चंगुल में आ ही जाते हैं नहीं? कभी वीटो के लिए, कभी लिखित तालिके संविधान के लिए, कभी अध्यादेश। बताइए अध्यादेश क्या होता है? कई लोगों ने नाम सुना है तो फिर आपको पता होना चाहिए अध्यादेश होता है। अच्छा, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 123। वेरी गुड। और क्या गवर्नर के पास भी कोई इस तरह का है? 321 नहीं, और 213। हाँ, 1 2 3 को इधर से करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, है ना? 321 213 17 कुछ ना कुछ राज्यसभा के लिए सही बात है। 213 और 123 दोनों अध्यादेशों के लिए। 123 का अध्यादेश प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है अध्यादेश लाने की, है ना? 123 में जो कानून है, अनुच्छेद जो है वो प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है, और 213 जो है वो यही सेम शक्तियाँ लगभग गवर्नर को देगा, राज्यसभा को देगा। अब मुझे बताओ कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश होता है? ये तो बात हो गई 123 और 213 में होता है, लेकिन होता है अध्यादेश, ऑर्डिनेंस होता है? सर, जब संसद सत्र ना चल रहा हो हाँ। या विधानसभा की कार्यवाही ना चल रही हो, उसके बीच में कोई कानून लाना हो तो आप अध्यादेश लाया जाता है। एक बार बोल लीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? जब संसद सत्र ना चल रहा हो, विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो, ना चल रहा हो, और किसी कानून की आवश्यकता और जरूरत हो, उसके बीच में लाया मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, अगर संसद सत्र चल रहा होगा तो क्या अध्यादेश नहीं लाया सकता? भारतीय प्रणाली बताइएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इस एक्ट की बात नहीं कर रहे। हम पूछ रहे हैं कि जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो क्या अध्यादेश नहीं ला सकता? अगर संसद सत्र ना चल रहा हो तो क्या अध्यादेश प्रेसिडेंट द्वारा नहीं लाया सकता? लाया जा सकता है। अगर चल रहा हो तो नहीं ला सकता? तभी नहीं लाया ला जा सकता सकता है। लाया जा सकता है, पर उससे इसका आंसर जो है वो अध्यादेश में जो शक्तियाँ नहीं थे उसी में छुपा हुआ है। अध्यादेश में शक्तियाँ ही क्या हैं? क्या? अच्छा देखिए, इस एक्ट में एक स्पेशली चीज़ लिखवाई है, पढ़िए इस एक्ट में जो भी लिखवाया है। हालांकि ये अलग है और जो भारत के संविधान में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, लेकिन इसमें क्या लिखा है वो? आपातकाल। क्या हमेशा उसके बिना ही रहेगा? क्या हमेशा विधान परिषद के बिना ही रहेगा? नहीं, ये लिखवाया हुआ है। आपातकाल। साथ भी हो सकता है। मेरी बात सुनाई? अगर विधायिका चाहे तो अध्यादेश ऐसे भी ला सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं ऐसा होता है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली है ना? अध्यादेश इन सब चीज़ों के लिए लागू नहीं होता है। जब संसद बैठ सकती हो, जब संसद सत्र चल रहा हो, तो सामान्य रूप से प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश नहीं लाता है। कोई भी बिल बनता है तो उस पर डिस्कशन होता ही होता है। क्या मेरी बात सुनाई? अध्यादेश की प्रणाली की आपको कुछ ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं लग रही है कि विपक्ष के पास तो मौका ही नहीं रहेगा उस बिल को डिस्कस करने का? इसीलिए एक वर्ड वहाँ पर और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल में ही नॉर्मली अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है? क्योंकि संसद के दोनों सत्र, है ना चले, जैसे कि दोनों सत्र संसद की दोनों सभाएं ना चले, ऐसा मुश्किल भाई। अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो क्या राज्यसभा भी नहीं चलेगी? चलेगी ना? कि राज्यसभा भी स्थगित की जाती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, राज्यसभा चलती रहती है, कॉन्टिन्यूअस चलती है। क्या मेरी बात सुनाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल क्या होता है? अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 6 वर्ष। और क्या सारे के सारे 6 वर्ष बाद हटा दिए जाते हैं? हर 2 साल बाद 1/3 हटते हैं, यानी कि उनके हटने से भी राज्यसभा की कार्यवाहियों में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए ऐसा बनाया गया कि उनके हटने की वजह से भी राज्यसभा की कार्यवाहियों में कोई परेशानी ना आए। इसीलिए 6 साल का भले ही कार्यकाल हो, लेकिन सबको एक साथ हटाया नहीं जाता है, सबको एक साथ नहीं लाया गया, सबकी नियुक्ति एक साथ नहीं हुई है ना? 1/3 करके हटते रहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ताकि राज्यसभा की कार्यवाहियाँ जो है वो चलती है। और कोई समस्या? हाँ भाई, क्या कहते हैं, पूछिए। क्वेश्चन लिखा करिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँगा तो सबका नुकसान हो जाएगा।
मेरी बात सुनें, इसीलिए जब मैं बोल रहा करूँ तो आप पहले क्वेश्चन अपना नोट कर लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूछा और फिर मैंने आंसर किया और फिर भी आप घर आते थे भूल गए कि क्वेश्चन क्या था, क्या इंटरेक्शन हुआ था, तो जीरो हो गया ना सर। इसलिए जो क्वेश्चन आपको पूछना भी रहता है नोट लिया। अगर आप आजकल में अध्ययन जारी कर दिया जाए, मतलब करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें सर दोनों सदन अगर दोनों समित नहीं है, दोनों को दे जाए, उसमें सब भी हो सकता है। हाँ, वही अध्यादेश का मतलब ही वही है और बनाया ही इसीलिए गया है, ठीक है। गवर्नर करते हैं, ऐसा बहुत रेयर केस में, रेयरेस्ट होता है ना। हाँ, गवर्नर कर सकते हैं 213 में ऐसा किस समय में हुआ था। हाँ, 1975। अब ये क्वेश्चन का इंस्पिरेशन नहीं है, अभी वो पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, तो पढ़ेंगे, ठीक है। किसके लिए किया गया था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इंदिरा गांधी के पास है ना, वो अपनी शक्तियों को एक्सरसाइज कर रही थी। उनके जो इलेक्शन का प्रोसीजर था वो किसी ने चैलेंज कर दिया था इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट फैसला दे दिया था कि जो 5 साल से प्रधानमंत्री बन के हैं, ये विराजमान है, इनका तो चुनाव ही गलत हुआ। मेरी बात सुन रहे हैं, तो उनके चुनाव पर सुनो, अगर एक बार मेरी बात सुन तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एक बार कोई संवैधानिक पद पर कोई निर्वाचित आदमी आ गया और 4-5 साल तक उसका ड्यूरेशन पूरा हो गया और तब पता चला कि उसका निर्वाचन ही गलत प्रणाली से हुआ था या कोई सिस्टम में दिक्कत थी उसमें, तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या उसके द्वारा सारे लिए गए डिसीजन निर्णय क्या रिवर्स कर दिए जाए, खत्म कर दिए जाए? क्या किया जाएगा? बड़ी मुश्किल वाले हालात होते हैं, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं संविधान में। यही एक लूपहोल है जिसका फायदा उन्होंने, मैंने बताया था लूपहोल का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय जब उनकी पोजीशन चैलेंज की जा रही थी एक प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि यह बोला जा रहा था कि उन्होंने सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल किया अपने इलेक्शन के प्रमोशन के दौरान, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नहीं करना चाहिए। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो इसीलिए उन पर एक केस चला था जिससे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गई थी, और इसी वजह से ऐसा बोलते हैं, अब जो भी रीज़न रहा हो, इसी वजह से गलती है। उनके खिलाफ बहुत सारे उस समय विरोध चल रहे थे, आपने जेटी आंदोलन में शायद नाम सुना, बहुत सारे विरोध चल रहे थे उस समय, ठीक है। और कुछ और भी क्वेश्चन आप बताइए। अध्यादेश जैसे आप बिल या एक्ट बनता है ना, तो बिल एक्ट कब बनता है? जब राष्ट्रपति साइन करे, है ना, बिल है और उस पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो एक्ट बन जाता है। तो अध्यादेश एक ऐसा कानून है जिस पर हो सकता है विधायिका ने किसी तरह का डिस्कशन कर दिया डायरेक्टली, जो सुप्रीम बॉडी है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया का, डायरेक्टली वो अपनी ओर से कोई कानून ले आया हो। ऑफकोर्स उसने कानून नहीं लिखा होगा, लेकिन उसके जो नीचे के लोग हैं उन्होंने कानून लिखकर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्ट्री ने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद ने कानून लिख के से दिया होगा, उसे पास कर दिया। लेकिन वह पास होने के पहले जिस तरह से संसद में डिस्कशन होता है वो ना हो। क्या मेरी बात सुनाई? तो इस तरह की शक्तियाँ भारतीय संविधान इमरजेंसी के दौरान किसे देता है? भारतीय राष्ट्रपति के हाथ में देता है। और आपको पता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है वो काफ़ी सीमित हैं, जो मंत्रिपरिषद उसके पास तक पहुँचाएगा उसे साइन करना ही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सुनाई? तो इस तरह से अध्यादेश काम करता है। थोड़ा सा आइडिया दे दिया हूँ, बाकी सब चीज़ें तो अनुच्छेद 130 में पढ़ना ही है अलग से, इसलिए बहुत परेशान मत होगी, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। चलिए, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213 है ना, वो उसका जन्म स्रोत कहाँ पर है? कौन सा एक्ट? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। समझ आ गया? दोनों का जन्म स्रोत यहाँ पर है। तो क्लास ओवर कर, और भी डाउट हो तो करें।